नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर, एमए पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर, जिसका साथियों पेपर कोड है G171। साथियों, ये जो क्वेश्चन हमें इम्पोर्टेंट लगा और ये हमने कराया भी नहीं है। साथियों, इसको आप ओरली एक बार देख लें, ठीक है साथियों। इसको आप पेपर देने से पहले एक बार देख लीजिए, मुझे विश्वास है शायद ये क्वेश्चन आने वाला है। चलिए साथियों, बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। साथियों, आपको बता दें, हम अपने यूट्यूब पर प्रिपरेशन करा रहे हैं एमए फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, एजुकेशन और हिस्ट्री की। इसकी हम अपने यूट्यूब पर प्रिपरेशन करा रहे हैं। फिलहाल पॉलिटिकल साइंस की चल रही है अब, और आज शाम से साथियों हम हिंदी और हिस्ट्री की वीडियो बनाने वाले हैं। चलिए साथियों, बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जो साथियों हमारे वीडियो का क्रम है वो पहला है, बुक का जो क्रमांक है वो 16वां है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना, कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए, अथवा या तो ये क्वेश्चन आ जाए या उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के संगठन का वर्णन कीजिए तथा संविधान की सुरक्षा एवं मूल अधिकारों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उसके कार्यों की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। या तो साथियों ये क्वेश्चन आ जाए या ये, और आगे देखते हैं, या फिर वो क्वेश्चन आ जाए। यदि आपको सर्वोच्च न्यायालय से कोई क्वेश्चन आ जाए, चलिए देखते हैं ये कौन सा है, अथवा भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्तियां विश्व के किसी भी राज्य के सर्वोच्च न्यायालय से अधिक हैं, विवेचना कीजिए एवं उपयुक्त उदाहरण दीजिए। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप जो हम उत्तर करा रहे हैं इस उत्तर को लिख आइए, आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। साथियों, आपको बता दें कि आप हेडिंग पर विशेष ध्यान दें। जब आप प्रश्न करें उसके उत्तर की हेडिंग पर विशेष ध्यान दें। साथियों, आपको हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा डालनी है उत्तर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर, उच्चतम न्यायालय का गठन। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत एक उच्चतम न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। संसद कानून द्वारा इस संख्या में वृद्धि भी कर सकती है। सन 1960 में संसद के द्वारा 7 के स्थान पर यह संख्या 14 निर्धारित कर दी गई थी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। पहला, न्यायाधीशों की योग्यताएं। साथियों, न्यायाधीशों की जो योग्यता है वो क्या है, चलिए देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है। कौन कौन सी साथियों? पहला, वह भारत का नागरिक हो। जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला। दूसरा, कम से कम 5 वर्ष तक वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक उच्चतम न्यायालय का लगातार न्यायाधीश रह चुका हो। तीसरा, या किसी उच्च न्यायालय में अथवा 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी एडवोकेट रहा हो। साथियों, इसकी शर्तें इसके न्यायाधीश होने की, भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष वह किसी न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में लगातार न्यायाधीश रहा हो, या फिर 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहा हो किसी उच्च न्यायालय में। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। या राष्ट्रपति के मतानुसार वह विधि शास्त्र का विशिष्ट ज्ञाता हो, या राष्ट्रपति जो हैं उनके अनुसार वह विधि शास्त्र का विशिष्ट ज्ञाता होना चाहिए। सेकंड, न्यायाधीशों की नियुक्ति। संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के लिए कि ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है जिनसे वह इस संबंध में परामर्श लेने आवश्यक समझा है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्चतम न्यायालय के लिए किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी आवश्यक कार्य के लिए नियुक्त कर सकता है। तीसरा, साथियों, इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे। ये आपका अभी पहला क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आने वाला है, सेकंड वाला। इस वीडियो में 2 क्वेश्चन कराएंगे। न्यायाधीशों का कार्यकाल। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की
अवस्था पूर्ण होने तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। 65 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने के पश्चात उन्हें अवकाश दिया जाएगा। इस अवस्था से पहले भी कोई न्यायाधीश अपने इच्छानुसार राष्ट्रपति को संबोधित करके पद से त्यागपत्र दे सकता है। चौथा, न्यायाधीशों की पदच्युति। उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को 65 वर्ष की आयु से पूर्व भी दुराचार और अयोग्यता के आधार पर संसद द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। पांचवा, उच्चतम न्यायालय की कार्यविधि। उच्चतम न्यायालय की कार्यविधि के संबंध में संविधान में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार संविधान द्वारा संसद को दिया गया है और जिन बातों पर संविधान और संसद में कोई व्यवस्था न की हो, ऐसी बातों पर स्वयं उच्चतम न्यायालय की अनुमति से कानून बना सकता है। उच्चतम न्यायालय की कार्यविधि के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। कौन कौन सी हैं साथियों, इनको देखते हैं। जिन विषयों का संबंध संविधान की व्याख्या से संबंधित हो या जिनमें कोई संवैधानिक प्रश्न नहीं हो या कानून के अर्थ को समझाने की आवश्यकता हो या जिन विषयों पर विचार करने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को सौंपा गया हो, उनकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी। सेकंड, उच्चतम न्यायालय के सम्मुख किसी ऐसे वाद की अपील भी प्रस्तुत की जा सकती है जिसकी सुनवाई के पश्चात यह अनुभव किया जाए कि उसमें संविधान की व्याख्या करना अनिवार्य है या कानून के अभिप्राय को तात्विक रूप से व्यक्त करना आवश्यक है। इस प्रकार के बाद आरंभ में 5 से कम न्यायाधीशों के सम्मुख प्रस्तुत किए जा सकते हैं, परंतु यदि यह स्पष्ट हो जाए कि उसमें संविधान की व्याख्या का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है तो उसको भी कम से कम 5 न्यायाधीशों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा और उसकी व्याख्या के अनुसार उसका निर्णय किया जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, तीसरा पॉइंट, उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णय पारदर्शी होते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, परंतु यदि निर्णय से कोई न्यायाधीश सहमत नहीं है तो वह अपना पृथक निर्णय दे सकता है, परंतु बहुमत से हुआ निर्णय ही मान्य समझा जाएगा। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां। जो साथियों उच्चतम न्यायालय की शक्तियां हैं उनको देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत विस्तृत है। उसकी शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रारंभिक, दूसरा अपीलीय तथा तीसरा परामर्शदात्री। परामर्शदात्री इन शक्तियों का वर्णन निम्नलिखित है। देखते हैं साथियों, प्रारंभिक मौलिक क्षेत्राधिकार। निम्नलिखित प्रकार के विवादों के संबंध में उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पहला, केंद्र सरकार व एक या अधिक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। दूसरा, भारत सरकार और उसके साथ एक या एक से अधिक राज्य तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। आगे देखते हैं साथियों, तीसरा पॉइंट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसा कोई विवाद हो जिसमें कि कानून या तथ्य का कोई प्रश्न अंतर्निहित हो जिस पर किसी संवैधानिक अधिकार का अस्तित्व अथवा अभिवृद्धि आधारित है। समवर्ती प्रारंभिक के क्षेत्राधिकार। ऊपर जिन विवादों का वर्णन किया गया है उनको केवल उच्चतम न्यायालय में ही सुना जा सकता है, किसी अन्य न्यायालय में नहीं। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय का उपयुक्त क्षेत्राधिकार उसका अन्य क्षेत्राधिकार है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी स्वीकार किया गया है। संविधान ने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का भार राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी सौंपा है। इस प्रकार मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए समुचित कार्रवाई करना उच्चतम न्यायालय का समवर्ती प्रारंभिक अधिकार है। यदि सरकार या नागरिक किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करे तो वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। संविधान के द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए समुचित कार्रवाई करे। उच्चतम न्यायालय इस हेतु कुछ लेख व आदेश जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा आदि। इन्हें आदेश करा सकता है कौन? उच्चतम न्यायालय।
दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय अपने अधीन उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील भी सुनता है। उच्चतम न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जिस संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी वह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, क्योंकि उसके निर्णय के विरुद्ध ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन से साथ 4 विभाग। पहला, संवैधानिक मामले। कौन से? संवैधानिक मामले। उच्चतम न्यायालय किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध संवैधानिक मामलों में अपील उस स्थिति में सुन सकता है जब किसी उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि उस मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई मूलभूत प्रश्न अंतर्निहित है। यदि उच्च न्यायालय इस प्रकार का प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दे तो भी उच्चतम न्यायालय अपीलीय करने की विशेष अनुमति दे सकता है, यदि उसको यह ज्ञात हो जाए कि उस मामले में संविधान की व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित है। दूसरा, दीवानी मामले। इस संबंध में मूल संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था थी उसे 1972 के संविधान के 30वें संशोधन द्वारा परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान समय में अनुच्छेद 133 को संशोधित करके 20,000 की धनराशि की सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है। अब यह सुनिश्चित किया गया है कि उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील की जा सकेगी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया कि इस बात में कानून की व्याख्या से संबंधित मूलभूत प्रश्न निहित है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं फौजदारी मामले। ये साथियों ये आपके जो वाद विवाद होते हैं ये वो हैं। आगे देखते हैं फौजदारी के जो मामले होते हैं उसमें क्या होता है। फौजदारी मामले में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित बातों के आधार पर अपील की जा सकती है। कौन सी? यदि उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अपराधी की मुक्ति के आदेश को पलटकर उसे मृत्युदंड दिया हो। दूसरा, यदि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से बाद अपने विचारार्थ मांगकर अभियुक्ति को मृत्युदंड दिया हो। अगला, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि वाद उच्चतम न्यायालय के विचार के योग्य है तब यह उच्चतम न्यायालय में जाएगा। चौथा, विशिष्ट मामले। चलिए साथियों इनको देखते हैं विशिष्ट मामले को। उपरोक्त के अतिरिक्त संविधान का अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय को कुछ विशेष मामलों की अपील सुनने का अधिकार भी देता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, डिग्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने की आज्ञा प्रदान कर सकता है। आगे देखते हैं साथियों। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार अत्यधिक विस्तृत है, लेकिन सैनिक न्यायालय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। एमसी सीतलवाड़ के शब्दों में यह कहना सत्य होगा कि स्वरूप तथा विस्तार की दृष्टि से इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां राष्ट्रमंडल के किसी भी अन्य देश के उच्चतम न्यायालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र तथा शक्तियों से व्यापक है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र काफी व्यापक है, परंतु उसका अपीलीय क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है। वह केवल संवैधानिक मामले में ही निम्न न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। कौन कौन से? आगे देखते हैं साथियों। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों नेक्स्ट पेपर की हम वीडियो बनाएं उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। तीसरा, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी कानूनी या तथ्य के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए खुली सुनवाई
का भी प्रबंधन करता है। अमेरिका के संविधान में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श दिए जाने की व्यवस्था नहीं है। उच्चतम न्यायालय परामर्श देने से मना भी कर सकता है। राष्ट्रपति के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार ही कार्य करे। अभी तक राष्ट्रपति 9 बार उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगा है। विधि शक्तियां, जो साथियों विधि शक्तियां होती हैं, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि इसके निर्णय और इसकी समस्त न्यायिक कार्यवाहियां प्रकाशित होती हैं और सदैव साक्ष्य के रूप में सभी न्यायालयों में स्वीकार की जाती हैं। किसी भी न्यायालय में उन्हें प्रस्तुत करने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में संदेह नहीं किया जा सकता। अवहेलना करने वाले न्यायालय दंड दे सकता है। इस न्यायालय को संसद द्वारा बने कानून तथा स्वयं अपने द्वारा बनाए गए नियमों, निर्णयों व आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। न्यायालय के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा मनोनीत किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं साथियों, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि संविधान के अनुच्छेद 138 व 139 के अनुसार संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है। अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त है। अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय के 30 दिन के अंदर उक्त निर्णय के पुनरावलोकन के लिए उच्चतम न्यायालय से ही प्रार्थना की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियों पर परिसीमाएं। कुछ मामलों उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए हैं, जैसे यदि संसद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तारी के लिए, नजरबंदी के लिए या किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए कोई कानून बनाती है तो उच्चतम न्यायालय उस कानून को अनौचित्य क्रूरता के आधार पर निरस्त नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति की संपत्ति जो राज्य ने ले ली है, वह जो राज्य ने उसकी संपत्ति ले ली है, लेकिन उसका मुआवजा निश्चित करने का अधिकार विधानमंडल को, उच्चतम न्यायालय को या निर्णय देने का अधिकार नहीं है कि लोगों को सरकार द्वारा अपर्याप्त मुआवजा दिया गया है और न ही आधार उच्चतम न्यायालय किसी कानून को अवैधानिक घोषित कर सकता है। तीसरा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में कोई अपील नहीं की जा सकती। ये साथियों, चौथा, आपातकालीन घोषणा के समय के निर्धारण की शक्ति राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। इस संबंध में राष्ट्रपति के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उपरोक्त सभी मामलों में संसद की शक्ति सर्वोच्च है। इस मामले में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था नहीं है। साथियों, यह आपका 16वां प्रश्न था जो हमें इम्पोर्टेंट लगा, और साथियों ये 17वां, इन दोनों में से एक क्वेश्चन साथियों आपको देखने को मिलना। इस परीक्षा में आपको दोनों में से एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा, यह आपसे हम वादा करते हैं। साथियों, अब हम तीसरे पेपर की वीडियो आपको टाइम से बना कर देंगे और टाइम से ही आपको पूरा मॉडल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम पेपर तक आपके पास पहुंचा देंगे। साथियों, आप टेंशन ना लें और आप हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साथियों जैसे वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा वीडियो का क्रम है वो दूसरा है। 17, न्यायिक पुनर्विलोकन से आपका क्या तात्पर्य है? भारत का उच्चतम न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग किस सीमा तक करता है? परीक्षण कीजिए। उत्तर, उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन
पुनरीक्षण का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 131 व 132 द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकारों एवं संविधान की सुरक्षा का दायित्व उच्चतम न्यायालय को सौंपा गया है। यदि संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल कोई कानून संविधान तथा मौलिक अधिकारों के विरुद्ध पारित करते हैं तो उच्च न्यायालय राज्यों के कानून को, उच्चतम न्यायालय केंद्र व राज्य दोनों के कानून को अवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ, इसको देखते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है। न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य न्यायिक द्वारा विधायिकाओं के द्वारा पारित कानूनों तथा प्रशासनिक नीतियों की संवैधानिकता की जांच करना तथा ऐसे कानून एवं नीतियों की असंवैधानिक घोषित करना है जो संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन अथवा अतिक्रमण करती है। कार्बिन के शब्दों में न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ न्यायालयों की उस शक्ति से है जो अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों को वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा कानूनों को लागू करने के संबंध में प्राप्त है, जिन्हें वे अवैध तथा व्यर्थ समझते हैं। न्यायमूर्ति मार्शल ने सन 1803 मारवरी बनाम मेडिसन के मामले में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या करते हुए कहा था कि न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत विधायी कानूनों तथा कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक कार्यों का वह निरीक्षण है जिसके द्वारा वह निर्णय करता है कि क्या यह एक लिखित संविधान द्वारा निषिद्ध किए गए हैं अथवा उन्होंने अपनी शक्तियों से बढ़कर कार्य किया है या नहीं। ये साथियों न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ होता है। आगे देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रकृति तथा सीमाएं। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सीमित है। जो इसकी सीमा है, कहाँ तक ये विस्तृत है, उसे देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है वो सीमित है साथियों। भारत का संविधान अमेरिका के संविधान की तरह कठोर नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार यदि किसी ऐसे कानून को देश के लिए हितकर समझती है जिसको उच्चतम न्यायालय ने अवैधानिक घोषित कर दिया है तो वह संविधान में सरलता से संशोधन कर उस कानून को वैध कर सकती है। अनेक बार संविधान में इस प्रकार के संशोधन किए भी जा चुके हैं कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश CR दास ने स्वयं स्वीकार किया है। हमारे देश में अमेरिका की तरह न्यायिक पालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत का नहीं अपनाया गया है। अतः भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार उतना विस्तृत नहीं है जितना कि अमेरिका में न्यायाधीश दास ने 1950 में गोपालन बनाम मद्रास राज्य नामक वाद में स्पष्ट किया था। भारत में न्यायपालिका की स्थिति इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालयों के मध्यवर्ती है। हमारा संविधान अंग्रेजी संविधान के विरुद्ध विधायिक अधिकारों पर न्यायालय की सर्वोच्चता को स्वीकार करता है, परंतु सर्वोच्चता अति सीमित है क्योंकि यह उसी क्षेत्र तक सीमित है। आगे देखते हैं, जहां तक विधानमंडलों की विधायिक शक्तियों पर संवैधानिक सीमा लगी है, परंतु अमेरिका के संविधान के प्रतिकूल अधिकारों पर सभी बातों में हमारा संविधान न्यायालय की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करता क्योंकि संवैधानिक सीमाओं के प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर संसद और राज्य विधानमंडल अपने अपने विधायिक क्षेत्र में सर्वोपरि हैं और अधिक व्यापक क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय की भांति महत्वपूर्ण प्राप्त नहीं है। अमेरिका के समान भारत के संविधान में भी स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं की गई क्योंकि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाया गया है तथा संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। अतः न्यायपालिका का यह अधिकार संविधान में निहित है कि वह ऐसे कानून को अवैधानिक घोषित करे जो संविधान के अनुच्छेद का अतिक्रमण करता है। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश कान्या ने भी कहा था कि उच्चतम न्यायालय कार्यपालिका की ज्यादतियों से नागरिकों की सुरक्षा कर सकता है, परंतु संसद की ज्यादतियों, आगे देखते हैं,
से नहीं, यदि वह संवैधानिक सीमाओं में रहकर कानून बनाती है। अगला, उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में बहुत सीमित है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। क्या कारण है उनको देखते हैं साथियों। भारत के संविधान में संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है। विवादों से बचने के लिए समवर्ती सूची का भी उल्लेख कर दिया गया है। अतः अमेरिका की तरह भारत के उच्चतम न्यायालय को किसी शब्द का व्यापक अर्थ लगाने के असीमित अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला, मौलिक अधिकारों तथा उनके प्रतिबंधों के विस्तृत वर्णन के कारण भी न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र सीमित हो गया है। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। स्वाभाविक है कि प्रतिबंधों का निर्णय न्यायालय करेगा। तीसरा, भारत का संविधान अमेरिका के संविधान की भांति अत्यधिक कठोर भी नहीं है। यदि उच्चतम न्यायालय संसद के किसी कानून को अवैधानिक भी घोषित कर दे तो संसद संविधान में संशोधन करके उस कानून को वैध घोषित कर सकती है। आगे देखते हैं साथियों। भारत तथा अमेरिका में प्रयुक्त न्यायिक पुनर्विलोकन के संबंध में उपयुक्त तथ्य अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर इन दोनों देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं में ही निहित है। अमेरिका के संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया शब्दावली को अपनाया गया है, जबकि भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान की शब्दावली के स्थान पर जापानी संविधान की शब्दावली कानून द्वारा व्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाया गया है। संविधान में की गई इस व्यवस्था के आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधानिकता का परीक्षण तो दो तथ्यों के आधार पर कर सकता है। पहला, संघ तथा राज्य जिसके भी विधानमंडल ने उस कानून को बनाया है उसके द्वारा इसका निर्णय उसकी कानून निर्माण की क्षमता अंतर्गत तथा भी अन्य नहीं। सेकंड, वह कानून की उचित प्रक्रिया की शर्तों को पूर्ण करता है अथवा नहीं। इस प्रकार यदि विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून पूर्णतः उसकी शक्ति के अंतर्गत है तो यदि वह कानून की उचित प्रक्रिया के अर्थात प्रक्रिया प्रकृति न्याय के कुछ सर्वमान्य सिद्धांत को विरुद्ध हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। परंतु भारतीय संविधान में कानून द्वारा व्यवस्थित प्रक्रिया की शब्दावली को अपनाया गया है। आगे देखते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भारत का उच्चतम न्यायालय संघीय अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी कानून को असंवैधानिक तत्व तब घोषित कर सकता है जब संबंधित विधानमंडल ने इस कानून का निर्माण करने में अपनी कानून निर्माण की क्षमता का उल्लंघन किया हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का उच्चतम न्यायालय यह निश्चित करने में कि कोई भी कानून संवैधानिक है अथवा असंवैधानिक है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को या उचित अनुचित को अपनी धारणाओं में लागू नहीं कर सकता है। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थिति तथा न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रवृत्ति के संबंध में दुर्गा दास बसु लिखते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत पर हमारे संविधान में संवैधानिक सीमाओं के अंतर्गत विधायिक सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। उच्चतम न्यायालय ऐसे नियम को रद्द कर देगा जो संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करता हो, परंतु इसके द्वारा प्राकृतिक न्याय की धारणा अथवा संविधान के आदेशों के आधार पर विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों को रद्द अथवा संशोधित नहीं किया जा सकता। भारत में न्यायालयों की स्थिति ब्रिटेन तथा अमेरिका के बीच की है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो सीमाएं हैं उनका उल्लेख सिरबाई के द्वारा अधिक अच्छी प्रकार से किया गया है। भारत में किसी कानून को केवल इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता कि वह न्यायालय के मत में स्वतंत्रता अथवा संविधान की भावना के किसी सिद्धांत का अतिक्रमण करता है, जब तक कि वे सिद्धांत संविधान में समाविष्ट न हो। किसी कानून की संवैधानिकता पर निर्णय करते हैं न्यायालय को कानून के विवेक या विवेकहीनता, उसके न्याय अथवा अन्याय से कोई सरोकार नहीं है। न्याय पुनर्विलोकन की आलोचना।
न्यायिक पुनर्विलोकन की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की गई है। पहला, उचित कारणों से दुराव। कुछ आलोचकों का विचार है कि न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार से संपन्न होने के कारण उच्चतम न्यायालय अपनी मौलिक कार्यों से विमुख हो गया है। यह वादों का समुचित रूप से समाधान नहीं करता है, वरन इसका मुख्य कार्य सामाजिक तथा राजनीतिक नीतियों के निर्धारण में सहभागिता निभाना हो गया है। अब विधानमंडल जनता की सामान्य इच्छा को विधि के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। उसके कारणों को न्यायपालिका ने अधिग्रहित कर लिया है, जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का स्वस्थ स्वरूप नहीं है। सेकंड, न्यायाधीशों का संकीर्ण दृष्टिकोण। न्यायाधीशों की दलीय विचारधाराओं से संबद्धता न्यायिक पुनर्विलोकन की एक महत्वपूर्ण कमी बन गई है। न्यायाधीशों को तो दलगत विचारधाराओं से विमुख रहना चाहिए। उनका व्यक्तिगत या सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण न्यायिक संबंधित निर्णय को प्रभावित नहीं करना चाहिए। परंतु अमेरिका के न्यायाधीशों के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि उनकी नियुक्ति दल विशेष के आधार पर की जाती है और उनके निर्णय विशेष रूप से राजनीतिक तथा सामाजिक विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा मानना उचित नहीं है कि यहाँ न्यायाधीश दलगत अथवा संकीर्ण दृष्टिकोण को न अपनाकर विधि के स्थापित सिद्धांतों का अनुगमन करता है। आगे देखते हैं साथियों। लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा के प्रतिकूल। लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा के प्रतिकूल न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था आधुनिक सामाजिक व आर्थिक परिवेश में अनुपयुक्त है। न्यायाधीश प्रायः संपन्न वर्ग के होते हैं। वे निहित स्वार्थों का संरक्षण करते हैं। परिणाम स्वरूप प्रगति तथा लोकतंत्रात्मक नीतियों का विरोध करते हैं, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास नहीं हो पाता है। लास्की का कथन है कि न्यायाधीशों ने सदैव धनंजय वर्ग के हितों की रक्षा की है। वह लॉर्ड सभा की भांति का सदैव धनिक वर्ग का गढ़ रहा है। लेकिन यह कथन भी भारतीय न्यायपालिका के संबंध में उचित नहीं है कि उसने न्याय के संबंध में समक्ष व्यक्ति की समानता के सिद्धांत का ही उल्लंघन किया है। चौथा, अनुत्तरदायी संसद। क्या अनुत्तरदायी संसद? उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर संसद सदस्यों द्वारा कड़े परिश्रम के बाद पारित विधि को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप जनता के प्रतिनिधियों के प्रयास का कोई यथेष्ट परिणाम नहीं निकल पाता। अतः कानून निर्माण के संबंध में वे सावधानी नहीं बरतते हैं तथा वे अपने उत्तरदायित्व का भी अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय न्यायपालिका के संबंध में यह कथन उचित नहीं है। पांचवा, कृत्रिम और शिथिल विधायिका। अंतः न्यायिक पुनर्विलोकन के कारण देश का योजनाबद्ध विकास नहीं हो पाता है तथा राजनीतिक अपने लक्ष्य को निश्चित नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप उनके कार्यों में कृत्रिमता एवं शिथिलता आ जाती है। वे व्यापक सुधार योजना लागू नहीं कर पाते हैं और केवल साधारण परिवर्तनों से ही उन्हें संतोष करना पड़ता है। छठा, संसद तथा न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति का जन्म। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के कारण जब संसद द्वारा निर्मित कानून को न्यायपालिका के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो संसद तथा न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब सरकार को दो प्रमुख अंगों के बीच ऐसे असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो शासन ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो पाता है। सौभाग्यवश ऐसी स्थिति भारत में अब तक उत्पन्न नहीं हुई है। यहाँ विधि का शासन है जिसमें न्यायपालिका अथवा संसद सर्वोच्च नहीं है, अपितु संविधान की ही सर्वोच्चता है। कहाँ? भारत में संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है साथियों।
साथियों ये हमने आपके लिए 2 क्वेश्चन कराए हैं, ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।